चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में एक टर्म आता है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में ही। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं ए, और एक वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये ट्रू है या नहीं? बी, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर। सी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, डी पोर्शन कह रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। कौन सा ऑप्शन सही है? Which of the following is true? आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर नहीं है और साथ साथ किसका बड़ा है? ए का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वाइज डिस्कस कर ले हम लोग, तो पहला पोर्शन तो खत्म, बी सही है। सी पे आ जाइए, ए का डायरेक्शन कुछ और है और बी का डायरेक्शन कुछ और है, लेकिन अपोजिट भी नहीं है। ठीक है, हमको डायरेक्शन को समझने के लिए अब थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन समझने के लिए हमारे पास चार ऐसे बेसिक डायरेक्शंस हैं, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट पे आएंगे। तो बेसिक डायरेक्शन में सबसे पहला डायरेक्शन है दैट इज ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ अभी लिखेगा नहीं, सिर्फ देखें यहां पर, ये हो गया वेस्ट। यदि हमको डायरेक्शन से डील करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे जाइएगा वेक्टर में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो उसमें आपको ये दो तीन चीज दिक्कत करेगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसलिए दिक्कत करेगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, आपका रेफरेंस यदि गड़बड़ होगा ना तो डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाएगा। तो रेफरेंस को स्ट्रांग रखना है, और वो रेफरेंस की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये रेफरेंस आगे भी हम लोग यूज करेंगे, फिर से यूज करेंगे, लेकिन अभी यहां यूज करेंगे तो आप समझ लीजिएगा तो आगे आसान हो जाएगा, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो ये वेस्ट हो गया और ये हो गया साउथ, ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, अब इसी के एक और डायरेक्शन की हम बात करें, ये तो इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ। ठीक है, बोल सकते हैं ईस्ट, सॉरी, हाँ यहां ईस्ट होगा, ईस्ट। ठीक है, अब आप ये समझिए कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो आप यदि ईस्ट नॉर्थ ले रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट ले रहे हैं तो उनके बीच, ये इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 45 होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट हम 45 मेजर करेंगे इसको। ठीक है, अब उसी तरह यहां पर इस डायरेक्शन में आए तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और इसी को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट नॉर्थ बोल सकते हैं। इस डायरेक्शन को वेस्ट साउथ और इसी को साउथ वेस्ट भी बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ, लिख सकते हैं ऐसे। एक तो ये हो गया। इसी के पैरेलल में हमारे पास एक और पैरामीटर है या एक और स्केल हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो आप इसके पैरेलल में रिप्रेजेंट करना, जो यहां पर रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यानी कि हम इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कह सकते हैं और माइनस एक्स एक्सिस को हम वेस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। उसी के करस्पॉन्डिंग हम वाई एक्सिस को क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ, और वाई डैश को साउथ बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यदि मान लीजिए कहता है, क्वेश्चन कैसे उठता है, एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, ये प्राइम क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है।
प्राइम क्वेश्चन मतलब प्राइमरी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। कहता क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एक्टिंग along x एक्सिस। तो या तो आप कह दे एक्सिस along ईस्ट कह दे, ये भी कह सकता है along ईस्ट, ठीक है। तो आप एक समझिए क्वेश्चन में सबसे पहला तो ये दिक्कत आएगी कि 100 न्यूटन को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। 100 न्यूटन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को एक्सप्रेस करना है हमको नंबर सिस्टम पर या एक्सिस पर एक्सप्रेस करना है हमको, तो उसके लिए हमको वो तरीका पता होना चाहिए। तो उसमें हम यदि ये कोऑर्डिनेट फॉलो कर रहे हैं तो इस कोऑर्डिनेट में ये तो क्लियर है कि इस डायरेक्शन में वेक्टर होगा, लेकिन 100 न्यूटन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 100 न्यूटन को लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम यूनिट यूज करेंगे लेट, स्केल जिसको बोलते हैं स्केल। लेट मान लेंगे कि सपोज 25 न्यूटन रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो वो कितना फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा? 25 न्यूटन को। तो 1 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा 1/25 सेंटीमीटर को, तो हमको कितने को करना है? 100 न्यूटन। तो 1/25 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 4, यानी 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा कितने न्यूटन फोर्स को? 100 न्यूटन फोर्स को 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमारे पास स्केल है, स्केल से हम क्या करेंगे कि स्केल से हम लेंथ मेजर करेंगे। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और उस पे ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और फिर यहां 1 सेंटीमीटर हो गया, यहां 1 सेंटीमीटर हुआ, और फिर आगे एक 1 सेंटीमीटर हो गया। ये टोटल लेंथ कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो एक हमने वेक्टर ड्रॉ किया है जिसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर, और उस वेक्टर का नाम मान लीजिए हम ए देते हैं, ठीक है। तो अब ये रिप्रेजेंट कैसे होगा? ये रिप्रेजेंट होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू 100 न्यूटन ईस्ट। ये बात समझ में आया? हमने उसका नाम क्या रखा? ए। जनरली फोर्स को हम किससे दिखाते हैं? एफ से। हम यहां पर ए से दिखा सकते हैं, कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमने वेक्टर ए को दिखाया है, और हम पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किए तो मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर के पास हमेशा दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो 100 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन बता रहा है। तो वेक्टर कंप्लीट हो गया। अब यदि हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें, यानी ए का मॉड ले लें और सिंपल ए लिखें, तो 100 न्यूटन लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसे। ये डिफरेंस समझ में आया? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वल टू के इस साइड वेक्टर है, तो इस साइड भी वेक्टर होना चाहिए। यहां पर इक्वल टू के इस साइड स्केलर है, तो उसको इक्वल टू के उस साइड भी क्या होना चाहिए? स्केलर। और स्केलर कैसे डिफाइंड होता है? उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यहां n कितना है? 100, और यूनिट क्या है यहां पर? n हो गया, यानी कि न्यूटन का रिप्रेजेंट कर रहा है वो। इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्या है? फोर्स वेक्टर है, जहां उसका यूनिट क्या है? न्यूटन। तो हम उसके मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना है ध्यान से, क्योंकि ये चीज आपको अलग करेगा कि जब हम वेक्टर को मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा दिखेगा, डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा दिखेगा। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वेक्टर, ये वेक्टर बेसिकली वेक्टर चैप्टर नहीं है, ये एप्लीकेशन है। मतलब इसका यूज हम लोग करेंगे और जगह पर, ये मेन चैप्टर में नहीं आता। आप यदि एनसीईआरटी बुक पलट के देखेंगे तो जो मोशन इन प्लेन चैप्टर है 4 नंबर, उसमें एक छोटा सा 2-3 टॉपिक है ये। तो ये मेन चैप्टर नहीं है, इसके यूज बहुत सारे जगह पर है, इसलिए हम लोग को पहले पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़िएगा तो ही तो समझ पाएगा कि वेक्टर को डील कैसे करेंगे हम। यदि मान लीजिए कह देगा अ कार इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नाउ इट चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर है, चेंज करेगा डायरेक्शन तो वेक्टर चेंज कर जाएगा, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो वो सारा कुछ आपको कहां से पता चलेगा? जो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे उससे पता चलेगा। समझ गए? क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्ट तो ऐड होगा नहीं। 4 मीटर पर सेकेंड को 10 मीटर पर सेकेंड से डायरेक्ट ऐड कर नहीं सकते आप। वेलोसिटीज है, वेलोसिटी क्या है? कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर होता है। तो वेक्टर से डील हमको करना आना चाहिए।
यदि डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा, वो ऑप्शन में होगा लेकिन गलत होगा। ठीक है, आइए तो अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर, एक वेक्टर को ड्रॉ कीजिए ऑफ मैग्नीट्यूड 80 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली ये स्पीड नहीं होगा क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं वेक्टर का तो ये स्पीड हो नहीं सकता, ये जब भी होगा तो वेलोसिटी होगा। क्योंकि मीटर पर सेकेंड दो ही फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, या तो वेलोसिटी का या स्पीड का। तो हम वेक्टर की बात करेंगे तो स्पीड की बात होगी नहीं, इसलिए किसका यूनिट होगा, वेलोसिटी का होगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड दिया है और कह रहा है कि एक्टिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ कि एक वेक्टर है जिसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है उसका 80। वो एक्ट किधर कर रहा है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यदि नॉर्थ से चलेंगे तो 37 डिग्री हमको नॉर्थ के लिए जाना पड़ेगा, यदि ईस्ट से चले तो 37 डिग्री नॉर्थ के लिए जाना पड़ेगा, तभी तो हम नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह पाएंगे। तो यदि हम इसको इस डायरेक्शन से ऐसे ले, आपको पता है 37 डिग्री का एंगल कितना होगा? नहीं, जैसे एक छोटा सा हम बात कहना चाह रहे हैं, देखिए समझिए, हम एक ये ट्रायंगल हुआ, इस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, ये एंगल उसका 53 डिग्री है, ठीक है, और इस बेस को हम 3 काउंट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर को 4 और हाइपोटेनस को 5, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है कि यदि हम साइन 53 डिग्री करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4/5। तो जो 4/5 करने से हमको रेशियो जो आएगा, ऑब्वियसली ये 1 से कम होगा, तो 4/5 जो रेशियो मिलेगा वो जो भी 1 से कम होगा, मान लीजिए 0.83 आया, तो 0.83 जो वैल्यू आपको मिलेगा, यदि आप साइन 53 का वैल्यू निकालिएगा कैलकुलेटर पर, तो आपको उतना ही वैल्यू मिलेगा जितना कि 4/5 करने से बनेगा, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये ऐसे दिया रहेगा, ये दिया नहीं जाएगा आपसे, जब क्वेश्चंस कीजिएगा तो उसमें कभी ना कभी जरूरत पड़ जाएगा कि साइन 53 का वैल्यू का जरूरत पड़ जाएगा, तो वहां पर आपको कितना पुट करना होगा, 4/5। अब इस ट्राइंगल के लिए यदि cos 53 देखें तो क्या लिख पाएंगे, 3/5 लिख पाएंगे। tan 53 देखेंगे तो 4/3 होगा, ठीक है। अब ऐसा ही हम एक ट्राइंगल और बना रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है कि उसका एंगल छोटा होगा, तो एंगल ये छोटा हो गया, ये 37 डिग्री है, तो ऑब्वियसली 37 डिग्री है, हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, तो यहां पर चेंज किस में आएगा, बेस में और परपेंडिकुलर में। चूंकि एंगल छोटा हो गया इसलिए परपेंडिकुलर छोटा हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे यदि साइन 37 डिग्री का, तो साइन 37 बराबर 3/5। इसका मतलब 3/5 करने से जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए 0.6 वैल्यू आता है, 0.67 आता है मान लीजिए, तो साइन 37 कैलकुलेटर पे आप करिएगा तो 0.67 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं इसको, और चूंकि वैल्यू सेम है इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर cos 37 कितना होगा, 4/5। इसका मतलब है cos 37 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा sin 37 से, ठीक है। और यहां पर tan 37 लेंगे तो 3/4, ठीक है। आपको ये टर्म याद रखना है, ये आप लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ऐसे भी जैसे हमको याद हो गया आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग साइड में लिख लीजिएगा। अब यहां आते हैं, अब कह रहा है कि हम ये इस डायरेक्शन होगा ना, तो हम जहां भी वेक्टर का टेल पॉइंट होता है ना, उसी को ऑरिजिन मान लेते हैं, और उसके बाद वेक्टर यहां से कितना एंगल बना रहा है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। यदि साउथ में बनाता तो हम इधर जाते, नॉर्थ में बना रहा है तो हम इधर जाएंगे, तो यहां से ऐसे गया। अब हमको ये लेंथ पता नहीं है, हाँ ये पता है कि ये 37 डिग्री है, हम कंपास से मेजर करके बना लिए, लेकिन लेंथ पता नहीं, तो लेंथ पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्केल यूज करना पड़ेगा। तो स्केल क्या कह रहा है, हम अपने कन्वीनियंट से स्केल ले सकते हैं। आपका वेक्टर का लेंथ आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन चूंकि उसको फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एग्जैक्टली 80 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए,
इसलिए सब का आंसर लास्ट में सेम हो जाएगा। बात समझे? जैसे मान लीजिए कि मैंने स्केल लिया कि 20 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर को, यानी 1 सेंटीमीटर हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड वेलोसिटी को। ठीक है, तो हमको कितना सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा? 4 सेंटीमीटर। तो आपने डिसाइड किया कि नहीं हम थोड़ा लेंथ लंबा लेंगे, तो आपने डिसाइड किया कि नहीं सर मेरा 1 सेंटीमीटर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको कितना लेंथ लेना पड़ेगा? 8 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो जो मेरा वेक्टर है उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और आपने चूंकि यूनिट छोटा लिया, आपने 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया किससे? 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपका 8 सेंटीमीटर लंबा हो गया। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लौट करके आप कहां आ जाएंगे? 80 मीटर पर सेकेंड। हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर को किससे? 4 सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। और आपको 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये 10 से करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका और फाइनल स्केल सेम हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर अब हम स्केल यूज कर रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि लेट 1 सेंट, या ऐसे कह लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी is represented by 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी होगा वो 1/20 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और हमको कितना चाहिए? 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहां 1/20 इंटू 80 बराबर ये कितना हो गया? तो 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां से यहां का लेंथ 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर यहां से यहां का लेंथ 1 सेंटीमीटर हुआ, यहां से यहां का लेंथ 1 सेंटीमीटर, और फिर ये 1 सेंटीमीटर। तो फाइनली टोटल लेंथ कितना हो गया? और ये 4 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्लाइंड कितने एंगल पर है? इस तरह से हम एक स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 80 मीटर पर सेकेंड एक्टिंग अलोंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें। समझ पाए? आपका स्केल अलग हो सकता है, लेकिन फाइनल मल्टीप्लाई करके वही आएगा वैल्यू। ठीक है, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ड्रॉ करके बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 120 मीटर acting along 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अभी क्या करें? सबसे पहले इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टर्म है, आते हैं हम लोग अब इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर, हेडिंग दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक। मतलब क्या हुआ? किसी वेक्टर का क्या खासियत है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पहचान। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि कोई ऐसा फेमस नाम जैसे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप भी समझ पाइए। ठीक है, तो जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में पूछा गया कि अमिताभ बच्चन, जैसे वेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वेक्टर का प्रॉपर्टीज, तो अमिताभ बच्चन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वेक्टर की जगह अमिताभ बच्चन रख दिया हमने। तो अमिताभ बच्चन का प्रॉपर्टीज क्या है? कि वो एक्टर है, ठीक है, और काफी सालों से वो एक्टिंग कर रहा है वो आदमी।
ऐड भी करते हैं वो, पोएट्री भी लिखते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनके फादर भी पोएट थे, ठीक है। ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो किसके बारे में बताई जा रही है? अमिताभ बच्चन के बारे में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का ये प्रॉपर्टीज है। जो चीज वो आप देख पा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तभी तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता पा रहे हैं। तो वही प्रॉपर्टीज हमको वेक्टर के बारे में बताना है। तो वेक्टर के बारे में वो प्रॉपर्टीज हम लोग जब देखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज है। जो प्रॉपर्टीज उसके अंदर है वो 4 बेसिक प्रॉपर्टीज में हम डिवाइड किए हुए हैं उसको, और वो चारों इंपॉर्टेंट है। चारों इंपॉर्टेंट मतलब चारों प्रॉपर्टीज बार बार यूज होगा आपको, और आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए वो 4 प्रॉपर्टीज। देखने में बहुत सिंपल लगेगा लेकिन होगा बहुत खतरनाक। तो बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी है लेकिन इतना खतरनाक है, मतलब नीट में हर साल एक क्वेश्चन आया है उससे वेक्टर बेस्ड, और 90% बच्चा गलत करके आया है। वो क्वेश्चन हम देंगे आपको, बीच में ही डालेंगे क्वेश्चन, देखिएगा, ठीक है। आइए, तो अब हम समझ में आएगा कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, मतलब वेक्टर के इस पार्ट में वो क्या पढ़ना है, उसकी खासियत के बारे में, जो उसको और चीज और अलग क्वांटिटी से अलग बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे हम कहते हैं कि अ वेक्टर विल चेंज। अ वेक्टर विल चेंज, एक वेक्टर चेंज करेगा कब? व्हेन ए इट्स मैग्नीट्यूड विल चेंज। लिखेगा नहीं, अभी सिर्फ देखिए, मैग्नीट्यूड विल चेंज। वेक्टर के पास 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहला पॉइंट में क्या लिखा हमने, उसका मैग्नीट्यूड यदि चेंज कर गया तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। बी इट्स डायरेक्शन विल चेंज, विल चेंज। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन दैट इज सिंपली मतलब कि कनेक्ट होता है किससे? ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन समझते हैं? बताइए, ओरिएंटेशन मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब हो गया, जैसे समझिए आप ऐसे सिंपल, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पर ये जो पेन है वो ऐसे रखा हुआ है। अब ये प्लेन ऐसे इंक्लाइंड हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। द ओरिएंटेशन ऑफ दिस बॉडी हैज बीन चेंज्ड, ठीक है, ऐसे हो गया, तो फिर से उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। ओरिएंटेशन मतलब एक फिक्स्ड रेफरेंस से जो वो एंगल बना रहा है उसी को हम ओरिएंटेशन बोलेंगे, ठीक है। ओरिएंट फैन सुना होगा आपने, ओरिएंट फैन कंपनी का नाम सुना है? सुना है ना, ओरिएंट फैन बहुत बड़ी कंपनी है, ओरिएंट, जो कि फैन बनाती है और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है जो कि घूमना होता है, जिसमें रोटेशन होता है। जैसे ये वॉल फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, वॉल फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, या फिर मोटर हो गया छोटा सा जिसमें रोटर होता है। जहां भी रोटेशन की बात होती है वहां ओरिएंट कंपनी काम करती है। तो यहां पर कहने का मतलब ओरिएंट मतलब एंगल का चेंज होना, मतलब उसका पोजीशन एंगल के टर्म में चेंज होना, उसी को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो डायरेक्शन जो है किसी भी वेक्टर का हम किसके टर्म में देखते हैं? एंगल के टर्म में। यदि 37 डिग्री अभी आपने जो बनाया, ऐसे मान लीजिए कि 37 डिग्री पे था, और यदि ये वेक्टर 45 डिग्री पे हो जाता, ऐसे हो जाएगा। ये 37 डिग्री है और ये कितना है? ऑब्वियसली 37 डिग्री अलग ओरिएंटेशन पे है, 45 अलग ओरिएंटेशन पे होगा ना। कितना होगा वो आप बात की बात है, लेकिन अलग ओरिएंटेशन पे होगा। तो हम कहेंगे कि सिचुएशन क्वेश्चन, हम लाइन को कैसे कहेंगे? अ वेक्टर which was situated at an angle of 37 degree, now it has been changed its orientation, now it is reached at angle 45 degree। तो हम क्या कहेंगे? ओरिएंटेशन चेंज हो गया उसका, ठीक है। अब ओरिएंटेशन कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्लेन में होगा, वो जेड एक्सिस में भी आकर चेंज कर सकता है, ठीक है। अब ये जैसे ये किस में है? एक्स वाई में है, और इधर जेड है, जेड इधर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये जो एंगल 37 डिग्री है वो एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन इसको पकड़ के हम ऐसे ला देंगे तो वो जेड एक्सिस में भी आ जाएगा, तो फिर से कहेंगे कि ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन का मतलब है ओरिएंटेशन, तो डायरेक्शन में चेंज आना मतलब ओरिएंटेशन में चेंज आना। तो लिखे इट्स डायरेक्शन विल चेंज। ये वाला जो पॉइंट है इसका की पॉइंट है मैग्नीट्यूड, और ये वाला पॉइंट है इसका की पॉइंट है डायरेक्शन। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे
तो आप कहेंगे सर इसको लिखने की जरूरत ही क्या थी। व्हेन, वे तो वहां लिखे दिए हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विल चेंज। मतलब समझ में आया? यदि कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर गया तो वेक्टर चेंज कर जाएगा, यदि उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज किया तो भी वेक्टर चेंज कर जाएगा, और यदि दोनों चेंज कर गया तो वेक्टर चेंज करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक चेंज करने से वेक्टर चेंज करेगा, तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी में आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड में कहता है कि इफ वी रोटेट अ वेक्टर थ्रू 360 degree by keeping its tail point as a fixed point, then vector will not change. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि यदि हम किसी वेक्टर को सपोज करें कि यहां पर हम एक वेक्टर ले रहे हैं, जो वेक्टर यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ये वेक्टर मान लीजिए ए है जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और थीटा कितना है? मान लीजिए 40 डिग्री है। ठीक है, इनिशियली तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इस वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं? इसका टेल पॉइंट को फिक्स रख रहे हैं बाय कीपिंग इट्स टेल पॉइंट एज अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, टेल को फिक्स रख रहे हैं, और टेल को फिक्स रख करके इसकी हेड को 360 घुमा देंगे। तो 360 घुमाएंगे यहां से, तो रिटर्न होकर के यहां आएगा। तो 360 घुमाने के बाद टेल पॉइंट को फिक्स रख करके, टेल को फिक्स रखे और ऐसे घुमाकर 360 घुमा दिए, ऐसे घुमाएंगे 360, तो फिर से लौट के वो कहां आएगा? उसी पॉइंट पे आएगा। फिर से वो एक्स एक्सिस के साथ फिर 40 डिग्री एंगल बनाएगा। यदि आप 360 की जगह पर आप ये जो एंगल है ये 360 टर्न किया है, आप 359 एंगल घुमा दें तो क्या होगा? तो पहले क्या किया? 360 टर्न कराया। अगला मेरा सवाल है कि 360 ना घुमा के 359 घुमा दे। वेरी गुड, 39 डिग्री हो जाएगा, जो तुमने भी बोला, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से वो रिप्रेजेंट होगा, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट होगा तो एंगल चेंज कर गया ना, ओरिएंटेशन चेंज हुआ तो वेक्टर चेंज होगा। लेकिन यदि 360 से घुमाएंगे, जो ये सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है, तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। समझ गए? इसलिए उसने स्पेसिफिकली बोला है 360 घुमाने पर। समझ गए? इसमें फिर वो ऊपर वाला प्रॉपर्टी यूज हो गया। ठीक है, और यदि आपने यदि 1 डिग्री और 1 डिग्री, यदि आपने 360 की जगह पर 359 घुमाया, वेक्टर चेंज। यदि 360 की जगह 361 भी कर दिया तो भी वेक्टर चेंज। लेकिन एग्जैक्ट 360 घुमाएंगे तो वेक्टर चेंज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ तो हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, और डायरेक्शन भी वही आके पहुंच गया, ओरिएंटेशन में भी चेंज नहीं आया, इसलिए वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो वो सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए थर्ड पॉइंट पर। ये एग्जांपल है सेकंड जो पॉइंट हमने लिया उसका। अब थर्ड पॉइंट पे, थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। इफ वी, अभी ध्यान से सिर्फ देखिएगा, इफ वी शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू itself in a same plane then vector will not change। मतलब यदि किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करें, पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब हुआ
जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, तो उसको पैरेलल शिफ्ट ऐसे कर दिए, या ये वेक्टर ऐसे है तो पैरेलल शिफ्ट यहां ऐसे कर दिए, ये यहां है तो यहां कर दिए। पैरेलल शिफ्ट करने में हमको सबसे पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो पहला प्रॉपर्टी तो उसका फर्स्ट वाला का फॉलो हो गया। अब पैरेलल शिफ्ट किया तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए जस्ट ये हमारा एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। अब इसमें यदि हम कह रहे हैं कि कोई एक वेक्टर है और वो वेक्टर सपोज मान लीजिए कि वो ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम उस वेक्टर को, इस वेक्टर का नाम हमने मान लीजिए पी दिया, पी वेक्टर, जो कि एक्स एक्सिस के साथ यहां थीटा बराबर 30 डिग्री बना रहा है सपोज। अब इस वेक्टर को हमको पैरेलल शिफ्ट करना है, या तो हम आगे कर ले, इधर कर ले, इधर कर ले, कहीं भी कर ले। क्या शर्त है? कि उसका प्लेन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये पी वेक्टर है, इसको हम यहां शिफ्ट कर दें ऐसे, तो इसका नाम हम पी रख सकते हैं क्या? समझ पा रहे हैं? वेक्टर को हमने ऐसे उठाया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो पैरेलल शिफ्ट किया तो लेंथ में चेंज नहीं किया। यदि आपको दिख रहा हो तो हमको बताइएगा, लेंथ वही रहेगा। लेंथ सेम है, लग रहा है? हल्का सा ये ज्यादा छोटा लग रहा है, इसको ऐसे कर दे, ठीक है। अब हाँ ना बोलिए, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर होगा। एंगल जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना बनाएगा? तो ओरिएंटेशन सेम रह गया, यानी डायरेक्शन सेम रहा, और लेंथ सेम रहा, तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ। लेकिन प्लेन सेम होना चाहिए। अब इसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं इस प्लेन में। आप कहेंगे सर तो हम यहां भी कर सकते हैं, ये वेक्टर P ही है। चूंकि वेक्टर चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इसका नाम भी P है, इसका नाम भी P है, और इसका नाम भी P। आप कहीं भी शिफ्ट करेंगे, आप इसको जस्ट इसके पैरेलल ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका ओरिएंटेशन भी वही है, प्लेन सेम होना चाहिए। और यदि प्लेन सेम नहीं हुआ तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से, हम प्लेन सेम होने से, जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए पैरेलल नहीं भी है तो ऐसे है। अब इस वेक्टर को हमको पैरेलल शिफ्ट करना है तो हम यहां कर दिए, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना है तो हम यहां कर दिए। अब यदि इसने अपना प्लेन टर्न कर दिया, प्लेन छोड़ दिया, अभी तो प्लाई का जो बोर्ड था उसका प्लेन था, प्लेन छोड़ दिया उसने, प्लेन जब रिलीज कर दिया तो इसका मतलब है कि उसका एंगल चेंज हो गया। उस केस में वो वेक्टर चेंज कर जाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर जो लिखा था, क्या लिखा है? पैरेलल टू इटसेल्फ इन अ सेम प्लेन, यानी प्लेन क्या होना चाहिए? प्लेन सेम होना चाहिए। प्लेन चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हम जब इसमें बात कर रहे हैं, इतना जितना भी हमने ड्रॉ किया है वो सारे वेक्टर कैसे हैं? जिनका वेक्टर, इसको क्यू वेक्टर मान लीजिए, और ये इसके साथ मान लीजिए 80 डिग्री बना रहा है सपोज करें, तो ये क्यू वेक्टर को हम यदि यहां शिफ्ट करेंगे तो आप सोचेंगे सर ये कैसे बनाएगा, तो यहां पर 80 डिग्री। समझ पाए इस बात को? सेम प्लेन में है, ओरिएंटेशन सेम रह गया, तो इसीलिए वेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला पोर्शन उसी को कह रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर बहुत हेल्प करेगा आपको। अब आइए फोर्थ नंबर, जो लास्ट इसका प्रॉपर्टी है, फोर्थ नंबर कहता है कि, अब वही बात कि इफ वी एड या इफ वी अरेंज two vectors tail to tail, then a smaller angle between two vectors will be called एंगल ऑफ वेक्टर। एंगल ऑफ वेक्टर्स जो है, इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ लें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है।
मतलब क्या कह रहा है कि इफ वी अरेंज टू वेक्टर्स टेल टू टेल देन स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी एंगल ऑफ वेक्टर। ठीक है, कैसे देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम P नाम दे रहे हैं और एक वेक्टर हमारे पास ऐसे है जिसको हम Q नाम दे रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग वेक्टर हैं। अब इन वेक्टर का अरेंजमेंट ऐसे करना है कि दोनों का टेल पॉइंट मैच कर जाए। तो टेल पॉइंट इस P वेक्टर का यहां है और Q वेक्टर का टेल पॉइंट यहां है। तो या तो इस P वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर दें ऐसे, या इस Q वेक्टर को हम पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दें, तो दोनों का टेल पॉइंट मैच कर जाएगा और पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो हम इस तरह से कर रहे हैं कुछ कि P वेक्टर को एज इट इज रहने दिए, ये P वेक्टर को एज इट इज रहने दिए और Q वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए, तो ऐसा हो गया। ऐसा होगा कुछ, बोलिए, दिखेगा ऐसा? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड Q वेक्टर का कम है P से, इसलिए छोटा दिखेगा वो। अब इसके पास दो एंगल हैं, एक ये एंगल है जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं और एक ये एंगल है बीटा बोल रहे हैं। दो एंगल बन रहे हैं दो वेक्टर के मिलने से। तो दो वेक्टर के मिलने से दो एंगल बन रहे हैं, तो उसमें कह रहा है कि द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी एंगल ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब बीटा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ वेक्टर्स। कौन कौन? P एंड Q। बात समझ में आया? क्लियर है? तो कह रहा है कि अब फिर से उस लाइन को पढ़िएगा तो समझ में अब अच्छे से आ जाएगा। इफ वी अरेंज टू वेक्टर्स टेल टू टेल देन a smaller angle between two vectors will be called angle of vectors। तो इसलिए बीटा क्या कहलाएगा इसमें? टर्म क्या है, मतलब कंडीशंस क्या है कि दो वेक्टर को हम इस तरह से अरेंज करें कि वो टेल टू टेल अरेंज्ड हो। मतलब ऐसा ना हो कि फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मैच कर जाए या दूसरे का हेड फर्स्ट के टेल से मैच कर जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, दोनों का टेल पॉइंट को अरेंज इस तरह से करना है कि दोनों का टेल पॉइंट एक जगह पर मैच कर जाए। और उसके लिए कौन सा हम लोग मेथड यूज करेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग का। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, और इसका बेनिफिट हम उठाते हुए इस Q वेक्टर को हमने कहां शिफ्ट कर दिया? इसके टेल पॉइंट के पास। तो इस तरह से अरेंजमेंट हो गया। इसमें स्मॉलर एंगल हमने देखा और वही क्या कहलाया? एंगल ऑफ वेक्टर्स कहलाया। ये चौथा प्रॉपर्टी है। तो चार बेसिक प्रॉपर्टी हैं किसी भी वेक्टर को समझने के लिए।